नाउ स्टूडेंट्स, अब आप इस टॉपिक को समझिए। टॉपिक है द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये 1857 भारत के स्वतंत्रता संग्राम का यह स्टार्ट कहा जाता है। शुरुआती जो लड़ाई है हुआ, लेकिन यह क्या हुआ कि ये प्लान्ड वे में नहीं हुआ। अचानक फौजी को पता चलता है कि हमें जो कारतूस दिया जाता है, हमें जो कार्टिज दिया जाता है, कारतूस दिया जाता है, उस पर एक चर्बी का लेयर चढ़ाया हुआ है कवर के रूप में। ठीक है। और ये कवर जो है, जो चर्बी है, वह गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। यह बात जब सिपाहियों को पता चला तो सिपाही भड़क गए। उन्होंने क्या देखा कि ये अंग्रेज ऑफिसर जो हैं हमारे धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? कुठाराघात कर रहे हैं। गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय है, सुअर जो है वह मुसलमानों के लिए अछूत है। तो इससे क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों जो सिपाही थे वो दोनों भड़क गए। और उस समय में जो हिंदू सिपाही हुआ करते थे उसमें से ज्यादातर लोग उच्च जाति से आया करते थे। उन्हीं में से एक था जिनका नाम था मंगल पांडे। ठीक है। अब थोड़ा मंगल पांडे के बारे में एक लाइन जान लेते हैं। मंगल पांडे आज के उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहने वाले थे। ठीक है। और वो जाति से ब्राह्मण थे। समझ में आया? तो मंगल पांडे ने जो है इस पर विरोध कर दिया और उन्होंने अंग्रेज अफसरों से ये कहा कि हमारे साथ ये जो धार्मिक अत्याचार हो रहा है ये ठीक नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया कि उनको कन्विंस करने का प्रयास किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखकर आया है। ठीक है, एक कारण ये। दूसरा यह कारण इतिहासकार बताते हैं कि बोन डस्ट, हड्डियों का बुरादा, बोन डस्ट है ना, को किस में मिला के दिया जा रहा है? आटा में। बोन डस्ट को आटा में मिला करके दिया जा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर मंगल पांडे जो है एग्रेसिव हो जाते हैं और तत्क्षण उन्होंने, जो उनका ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर, उनको गन डाउन कर देता है, मतलब उनकी हत्या कर देता है। समझ में आया? और उनकी हत्या हो जाती है तो यह खबर जो है, यही सिपाही विद्रोह हुआ। क्या हुआ? यही सिपाही विद्रोह हो गया। यह सिपाही का गदर हो गया, जिसे कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिपाही म्यूटिनी ना। म्यूटिनी का मतलब होता है गदर। और ये खबर पहुंच गई मेरठ। मेरठ में वहां के सिपाहियों ने फिर क्या किया कि वहां के सिपाहियों ने अपने बैरक में जो है, अपने बैरक में वहां भी उन लोगों ने कई अंग्रेज ऑफिसर को गन डाउन कर दिया। ठीक है, हत्या कर दी। और वहां से वो जमुना पार करके, कहां से? वहां से वो जमुना पार करके दिल्ली में इन कर गए। ठीक है। और दिल्ली में इन करके लाल किला के अंदर, जहां बहादुर शाह जफर रहता था, बहादुर शाह जफर के किले में प्रवेश करके उन लोगों ने बहादुर शाह जफर को भारत का शहंशाह यानी राजा
भारत का राजा घोषित कर दिया। उसके बाद दिल्ली में जो गदर हुआ, जैसे चांदनी चौक है और कई जगह है, वहाँ जहाँ यूरोपियन लोग ज़्यादातर रहते थे, वहाँ उन लोगों ने कत्लेआम शुरू किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोपियन ही मारे गए, ठीक है, उसमें भारतीय नागरिक भी मारे गए। और कत्लेआम इतना हुआ कि मिर्जा गालिब ने अपनी किताब में लिखा है कि आज सड़कों पे इतना कत्लेआम हुआ है कि अगर मैं मरूं तो शायद मुझे कंधा देने वाला भी न मिलेगा। तो इस तरह से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन यह चीज पूरे भारत में नहीं जाता है, दक्षिण भारत इससे एकदम अछूता रहता है। वहां का जो सिपाही है, दक्षिण भारत के जो सिपाही थे, वो तब तक ब्रिटिश का वो लॉयल थे। ये आप गोरखा रेजिमेंट का नाम सुनते हैं, ये गोरखा रेजिमेंट उस समय में भी था और गोरखा रेजिमेंट भी ब्रिटिश का लॉयल था। अब यह आग भड़ककर कहां चली गई? कानपुर। कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह कर दिया। क्यों विद्रोह किया? इसलिए किया कि नाना साहब का जो स्टेट था उसको अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया था और उसको पेंशन दे दी, ठीक है, पेंशन दे दिया। इसी तरह से कई राजाओं के साथ, जमींदारों के साथ, जैसे आरा में कुंवर सिंह, उनकी जमींदारी चली गई थी, इसलिए वो जो है फाइट में आ गए। उधर बरेली आ गया, उधर उदयपुर आ गया, है ना। इस तरह से जो है चारों तरफ ये क्रांति की आग फैलने लगी। समझ में आया? अब क्या होता है कि इसके कई कारण होते हैं। इसी बीच लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? लॉर्ड डलहौजी ने दो चीज कर दिया, है ना। एक क्या किया कि एक पॉलिसी कर दिया। अब आगे समझिए इस रिवोल्ट के क्या क्या कारण हैं, है ना। मेजर कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। पहला कॉज होता है पॉलिटिकल कॉजेज। उसमें क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि वो कह रहा है कि ऐसा राजा जिसका अपना मेल चाइल्ड नहीं है ना, तो वह दूसरे को राजा नहीं बना सकता है और उसका राज ऑटोमेटिकली वो ब्रिटिश साम्राज्य में मर्ज कर जाएगा। यह एक उसकी नीति थी, ठीक है। अब एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इस तरह से उसने क्या किया कि भारत के जितने भी ऐसे राजा राज दरबार ये सब था, उन लोगों का स्टेट को हड़पना शुरू कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जैसे आपको ये रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई को अपना कोई संतान नहीं था, उसने एक एडॉप्ट किया था संतान। तो इस पॉलिसी के अनुसार रानी तो उसको अपना जगह के बाद राजा बना नहीं सकती थी। इसलिए क्या हुआ कि झांसी भी कूद गई इस लड़ाई में। उधर नाना साहब को जैसे मैंने बताया वो कूद गए, कुंवर सिंह कूद गए। इस तरह के जो लोग थे जिनका कुछ अपना स्वार्थ था, है ना, जिनका कुछ अपना स्वार्थ था, ठीक है। इसीलिए हिस्टोरियन R.C. मजूमदार लिखते हैं कि यह जो है
यह वार जो है, यह वार जो है, यह इंडिपेंडेंस वार नहीं था। ठीक है, आरसी मजूमदार जो है ये चीज इंगित करते हैं अपनी किताब में। समझ गए? अब क्या होता है कि दूसरा कारण आ गया सोशल कॉजेज, है ना, रिलीजियस, है ना, सोशियो रिलीजियस कॉजेज जो जिसको कहते हैं, उसमें सोशल कॉजेज में क्या आ गया, सोशल रिफॉर्म्स लाइक एबोलिशन ऑफ सती। उस जमाने में सती प्रथा थी। सती प्रथा का मतलब यह होता है जिस विवाहित महिला के पति मर जाते हैं तो उसको जीने का अधिकार नहीं है, वो अपने पति के साथ जिंदा उस चिता में अपने आप को समाहित कर दे। तो ये कुप्रथा थी। इस कुप्रथा को डलहौजी ने समाप्त किया। दूसरा है रीमैरेज ऑफ विडोज, विधवा विवाह, है ना। जैसे बहुत सारी लड़कियां उस समय चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, जिस समय बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये मैरिज क्या है, उस समय में उनका शादी विवाह कर दिया जाता था। पता चलता था कि जब वो बड़े हुए, एडल्ट हुए, है ना, तब तक उसके पति मर गए, शौहर मर गए, तो क्या होता था कि वो महिला को जो है उसके साथ उसको सती हो जाना पड़ता था। ठीक है, मतलब एक मरा तो दूसरे को भी मरना अनिवार्य सा था। ये कुप्रथा हमारे भारतीय समाज में था। तो रीमैरेज ऑफ विडोज, विधवाओं का पुनर्विवाह करने का कानून बनाया। टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, और उसने ईसाई धर्म को भी धीरे से पुश करने लगा। जितने भी मिशनरीज थे वो क्या किए कि हिंदू और इस्लाम या अन्य धर्म जो भारत में थे उसमें बहुत सारी कुरीतियां बताने लगे, उसमें बहुत सारे फॉल्ट बताने लगे, उनको एब्यूज करने लगे कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। और जो आकर्षित हुए उनको अच्छा जॉब दिया गया, उसको अच्छा प्रमोशन दिया गया, उसको अच्छा सैलरी दिया गया। लेकिन हमारे जो, है ना, लोग थे वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर चाइल्ड मैरिज, उन्होंने चाइल्ड मैरिज को भी बंद किया। बैनिंग गर्ल चाइल्ड infanticide, banning girl child infanticide। infanticide का मतलब होता है भ्रूण हत्या। जैसे अगर बेटी जन्म ले ली, लड़की पैदा ले ली, तो उसको मार डालना, इस पर उसने बैन लगाया। तो ये कुछ काम इसमें अच्छा भी था। इस तरह से जो है सोशल फैब्रिक को, जो सोशल कल्चर था, इसको समाप्त करने का वो प्रयास किया। कुछ कुरीतियां जो थी जिसको हमने यहाँ उद्धृत कर दिया है, ये कुरीतियों को दूर किया। लेकिन इन कुरीतियों को दूर करते करते में उसने क्या किया, मिशनरी को लगा दिया, और मिशनरी को लगा करके उसको टास्क दे दिया कि क्रिश्चियनिटी को आगे की तरफ बढ़ाओ, इसको फैलाओ। और इसके फैलाने में क्या है कि भाई आपको हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नाना प्रकार के जो धर्म हमारे देश में थे उनको ये लोग एब्यूज करना शुरू किया। इसके बारे में हमेशा कुछ न कुछ गलत कहना शुरू किया, लोगों को प्रताड़ित करना शुरू किया, लोगों को नीचा दिखाना शुरू किया। और जो लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ मूव कर गए
उनको पारितोषिक के रूप में अच्छा जॉब दिया गया, उसको अच्छी सैलरी प्रोवाइड की गई, उसको अच्छा प्रमोशन दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या है? इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण। अब इकोनॉमिक कॉजेस में क्या आता है? वेल्थ आता है, रिसोर्स आता है। और ब्रिटिशर्स एक और काम करना शुरू कर दिया, ruining the इंडियन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट। अब भारत के जितने भी उद्योग थे, लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, लार्ज स्केल का उद्योग हो, जो भी हो, स्मॉल हो, कॉटेज हो, लार्ज स्केल का इंडस्ट्री हो, है ना, या उस जमाने में हाथ से बहुत सारा काम किया जाता था। जैसे महिलाएं बहुत सारी चीज़ें बनाया करती थी, पुरुष भी बहुत तरह के काम को किया करते थे और उसको ले जाकर गांव के बाजारों में बेच करके अपना जीविका उपार्जन करते थे। इन सारी चीज़ों पर उन्होंने कुठाराघात किया, उस पर भी इन्होंने अटैक किया और इसको ख़त्म कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि लोगों के हाथ में काम नहीं रहा, लोग बेकार हो गए। एक ग्रामीण स्तर पर इन्होंने ये काम किया, इंडस्ट्री को जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, उसका एक्सप्लॉयटेशन किया, जिसका कारण यह है कि वहाँ जो इंडियन एम्प्लॉय लोग थे, वर्कर थे, उनके साथ जो है हैंड टू माउथ की समस्या हो गई। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों में जो है आक्रोश ब्रिटिश के खिलाफ बढ़ता चला गया। और दूसरा उन्होंने क्या काम किया कि भारतीय जो प्राकृतिक संसाधन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड वेल्थ, इसका भी दोहन करना शुरू किया। यहाँ से जितने भी रिसोर्सेज थे, रॉ मटेरियल थे, उसको वो क्या करते थे, यहाँ से लेकर इंग्लैंड भेज दिया, उसको मैकेनाइज करके उसको जो है अपने कल कारखाने में उसको तैयार करके फिर आपस जो है भारत के बाजारों में डाल देना। कि मतलब यू आर बाउंड टू यूज द ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट्स, है ना। आपको माने यह बाध्य किया जाता है कि आप ब्रिटिश के द्वारा बनाया हुआ जो भी सामान है वही आप उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भारत का जो इंडस्ट्री था, स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, हैंडीक्राफ्ट हो, ये सब को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा कोई विकल्प भारतवासियों के पास ब्रिटिश सामान को यूज करने के अलावा नहीं था। ठीक है। अब आइए मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री कॉजेज का मेन कॉज जो हमने आपको बताया सोशियो रिलीजियस कॉज में, कि उन्होंने चर्बी का इस्तेमाल किया काटेज पर, कवर बनाने, कारतूस पर कवर बनाने के लिए। आटा में जो है वे क्या किया, बोन डस्ट को मिला दिया। ऐसा भी कुछ इतिहासकार कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है। और उसके अलावे ये हमेशा एब्यूज करते थे इंडियन आर्मी को। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो मिलिट्री के थे वो हमेशा एब्यूज करते थे, है ना। कुछ न कुछ गालियां, भद्दी गालियां इनको दिया करते थे, जिसकी वजह से ये अंदर से आक्रोश से भरे हुए थे। एक कारण ये। दूसरा कारण ये था कि जो ब्रिटिश का जो सिपाही हुआ करता था, जो क्रिश्चियन सिपाही हुआ करता था, उसकी सैलरी बहुत थी। और जो इंडियन सिटीजन थे, जो सिपाही थे ब्रिटिश मिलिट्री में, उनका सैलरी नाम मात्र का दिया जाता था, जैसे कि वो उस सैलरी से खुद को खाए और मेरे लिए जान गंवाए, इसके अलावा वो कोई काम न करे। दूसरा, उनको पदोन्नति का,
नो चांस ऑफ एनी प्रमोशन, उनका पदोन्नति का कोई चांस नहीं। अगर आप सिपाही हैं तो सिपाही से ही आप रिटायर कर जाएंगे, और वही अगर क्रिश्चियन है तो उनके सामने आया, ज्वाइन किया और उसका अफसर बन के बैठ गया। इन सभी कारणों का ये सारे जो है सो ये मेजर फैक्टर, मेजर कॉज है जिसकी वजह से ये 1857 की क्रांति हुई। धन्यवाद। साथियों, आप जो पढ़ाई करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। हम समझते हैं कि इसमें 99.9% विद्यार्थियों का यह उद्देश्य होता है कि हम एक अच्छा जॉब प्राप्त करें। इसके लिए आपको कंपटीशन की तैयारी करनी होती है, या किसी भी क्षेत्र में है। अब जैसे यूपीएससी है, पीसीएस है, तरह तरह के एग्जाम हैं। इस एग्जाम में आपको विषय वस्तु का तो ख्याल रखना ही पड़ता है, लेकिन साथ साथ आपको एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का हर विषय को ढंग से पढ़ना है। लेकिन इसमें जो सोशल स्टडी जो आया हुआ है, इस सोशल स्टडी का मतलब ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और इसके लिए आपको बेस तैयार करना होगा। आगे चल के अगर आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो नहीं होगा। इसका सबसे सुंदर और सरल सहज उपाय है कि आप एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की पुस्तक को पढ़ें, जो आपको बहुत ही लाभदायक होगा।